A Greek philosopher, the founder of Western philosophy, the first moral thinker, the wisest man on earth, a teacher who forced his student to think. In this video, we are going to learn about Socrates, his early life, his philosophy, his teaching method, and many more. So let's get started. वीडियो में सोक्रेटिस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अर्ली लाइफ ऑफ सोक्रेटिस पढ़ेंगे, देन फिर ये देखेंगे कि वाई सोक्रेटिस सेंटेंस्ड टू डेथ, फिर उसकी टीचिंग मेथड, हिज टीचिंग मेथड पढ़ेंगे, फिर उसकी फ़िलॉसफी पढ़ेंगे। टीचिंग मेथड, सोक्रेटिस की टीचिंग मेथड है डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक मतलब डायलॉग करना, आर्गूमेंट होगा इसमें। और उसके बाद उसकी फ़िलॉसफी पढ़ेंगे। उसकी फ़िलॉसफी में सबसे पहले हम देखेंगे उसके क्या की आइडिया है, क्या स्टेटमेंट है और क्या क्वाट्स उसके बारे में दिए उसने बोले हैं। फिर उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फिर ये समझेंगे कि उसका एसेंस क्या है, एसेंस ऑफ हिज थॉट देखेंगे। और उसके बाद फिर अब एक नोट है अलग से, जब हम किसी भी थिंकर को पढ़ते हैं, थिंकर, तो हम सबसे पहले क्या क्या देखते हैं। तो पहले थिंकर में हम देखते हैं कि किस टाइम पीरियड से वो बिलोंग करता है, किस टाइम पीरियड से बिलोंग करता है, मतलब एंशिएंट है, मॉडर्न है, उस टाइम पे क्या क्या हुआ था, कोई वॉर हुआ था, नहीं हुआ था, वगैरह वगैरह। किस टाइम पीरियड से बिलोंग करता है, टाइम पीरियड। उसके बाद हम देखेंगे स्पेस। स्पेस मतलब जोग्राफिकल लोकेशन, कि कहाँ पास वो थे, और जियोपॉलिटिकल लोकेशन। इसके बाद हम देखेंगे बुक, कौन कौन सा बुक उनके द्वारा लिखा गया। उसके बाद देखेंगे पर्सपेक्टिव, किस नज़रिए से, पर्सपेक्टिव किस नज़रिए से, किस पर्सपेक्टिव से वो क्या बोल रहे हैं। पर्सपेक्टिव के बाद उनकी मेथोलॉजी, क्या मेथड वो टीच कर रहे थे। उसके बाद वेरियस थ्योरी, कौन कौन से थ्योरी दिए थे वो। फिर उसका क्रिटिसिज्म, अगर हो तो किसी ने किया हो, किसी दूसरे थिंकर के द्वारा किया गया हो। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ उनका थॉट, कैसे वो इवॉल्व हुए थे। उसके बाद लास्टली देखेंगे हम लाइफ कैसी थी पॉलिटिकल थिंकर की। ठीक, तो सोक्रेटिस कौन थे। सोक्रेटिस थे एंशिएंट ग्रीक के, एंशिएंट सिविलाइजेशन में एंशिएंट ग्रीक के थे वो। जैसे इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री है, अर्ली वेद सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वैसे ग्रीक में भी ग्रीक में भी एंशिएंट सिविलाइजेशन हुआ करती थी। उस वहाँ वो पढ़ना है अपन को। उस टाइम पे क्या थी, मेसोपोटामिया थी, पर्शियन एम्पायर थी। मेसोपोटामिया मतलब सेंट्रल ईस्ट वाला रीजन था, पर्शियन एम्पायर था, और ये ग्रीक एम्पायर था, और अपना इंडस वैली कॉन्टेम्पररी थे लगभग। ग्रीक एम्पायर बहुत लंबा चला है, उसके बाद अपने अलेक्जेंडर द ग्रेट तक चला है। तो आपको अगर लिंक करने के लिए ऐसे समझना है तो ये समझिए, एंशिएंट ग्रीक में कौन कौन से मोरल थिंकर हैं। सबसे पहले सोक्रेटिस है। सोक्रेटिस के स्टूडेंट रहे आपके प्लाटो के स्टूडेंट रहे एरिस्टोटल के स्टूडेंट रहे अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट को आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं मौर्यन एम्पायर से, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, उस टाइम पीरियड से। तो टाइम पीरियड आपको क्लियर हो गया इनका, सोक्रेटिस का। तो अब एंशिएंट ग्रीक एम्पायर के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। एंशिएंट ग्रीक एम्पायर कैसा था। तो एंशिएंट ग्रीक एम्पायर में सबसे पहले स्लेवरी सिस्टम थे, एग्रीकल्चर बेस्ड सिस्टम था, मोनार्की हुआ करती थी वहाँ पास, पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, स्लेव था, मतलब मिडिल क्लास नाम का चीज़ नहीं हुआ करता था, अपर क्लास हुआ करता था, लोअर क्लास हुआ करता था। ठीक, इतने पॉइंट आ गए। अब ये जानते हैं कि सोक्रेटिस से पहले जो थे लोग, वो एलिमेंट्स जो हुआ करते थे, फिज़िकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, उसकी स्टडी कर रहे थे। पर सोक्रेटिस ने कुछ चेंज किया। क्या किया वो आगे समझेंगे क्या उन्होंने बोला। अब कुछ अचीवमेंट देखते हैं सोक्रेटिस के, क्या क्या बोला जाता है। सोक्रेटिस को बोला जाता है फादर ऑफ एथिक्स। अब एथिक्स क्या होता है। एथिक्स इज अ ब्रांच which deal with how
लिव इन सोसाइटी। और फिलॉसफी क्या होता है? थॉट्स, क्या थॉट था, थ्योरी क्या था, वो सब फिलॉसफी हुआ करता है। तो इनको फादर ऑफ एथिक्स बोला जाता है, फादर ऑफ फिलॉसफी बोला जाता है। ये भी अपने सिलेबस में है। एथिक्स और फिलॉसफी उतना नहीं है, पर पता होना चाहिए क्या पढ़ना है अपन को। और क्या बोला जाता है सोक्रेटिस को? सोक्रेटिस को बोला जाता है वाइजेस्ट मैन ऑन अर्थ। क्यों बोला जाता है वाइजेस्ट मैन ऑन अर्थ? क्योंकि वो ही नो नथिंग। उन्होंने मान लिया था कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। उसके बाद और क्या देखेंगे सोक्रेटिस के बारे में? अपन देखेंगे सोक्रेटिस जो थे टीचर थे प्लाटो के। अपन ने PSIR के सिलेबस में सोक्रेटिस नहीं है, बट अपन को फाउंडेशन के लिए ज़रूरी है उनको पढ़ना। तो PSIR के सिलेबस में तो प्लाटो है, तो अपन को प्लाटो में डिटेल में पढ़ना है प्लाटो को। तो अपन इसलिए पहले बेस बना रहे हैं। तो हम लोग सोक्रेटिस क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि प्लाटो, ही इज़ द टीचर ऑफ प्लाटो एंड हिज डेथ। सोक्रेटिस को हेमलॉक जहर दे दिया गया था, तो वो बहुत इम्पैक्ट डाला था प्लाटो के जीवन में, इसलिए हमको पढ़ना है। फिर अब ये जानते हैं सोक्रेटिस के बारे में, उनको कहा जाता है द मैन। सोक्रेटिस एक नेचुरल टीचर थे, वो बस लेक्चर दिया करते थे, उनको कुछ राइटिंग वो अपना किए नहीं है। तो हमको उनके बारे में कैसे पता चलता है? 2 लोग थे जो डिवोटी थे, उनके स्टूडेंट थे। कौन कौन थे? अपने थे ज़ेफनॉन एंड प्लाटो। वो उनके बारे में लिखे हैं पूरे सोक्रेटिस के टीचिंग को। उनके डिवोटी है, 2 डिवोटी हैं, उन्होंने लिखे हैं। तो हम कैसे उनके बारे में पता करते हैं? डायलॉग ऑफ ज़ेफनॉन एंड प्लाटो, दे बोथ आर डिवोटी ऑफ सोक्रेटिस। सोक्रेटिस ट्रू नॉलेज खोजना चाहते थे, साउथ ट्रूथ और सेल्फ नॉलेज, मतलब ट्रू नॉलेज खोजना चाहते थे। इसको बोला जाता है सोक्रेटिस मेथड। अब एसेंस ऑफ सोक्रेटिस एंड हिज थॉट क्या क्या है? पर्पस ऑफ लाइफ, नॉलेज ऑफ गुड लाइफ, हाउ टू ऑट टू लिव, मतलब एसेंस इसको अब लास्ट में देखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं सोक्रेटिस। उनका टाइम पीरियड क्या है? 470 to 399 BC, मतलब 71 ईयर के अप्रॉक्स ये रहे थे। अब अर्ली ग्रीक सिविलाइजेशन पढ़ रहे थे, तो अपन अभी आपको अर्ली ग्रीक एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन के बारे में अगर और जानना है तो मैंने एक सेपरेट वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाया है एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन के बारे में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाके देखिए। अभी अपन हाईलाइट पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब मेन पॉइंट अपन देखते हैं, उस टाइम पे क्या था? ग्रीको पर्शियन वॉर चल रहा था। ग्रीको पर्शियन वॉर किसके किसके बीच में चल रहा था? ये यहाँ पर अपनी है पर्शियन एम्पायर, और ये जितने भी येलो वाले हैं, ये अपने येलो वाले हैं, ये है अपना ग्रीक। तो जो ग्रीको पर्शियन वॉर था, ये था किसके किसके बीच था? ये था आपके ग्रीक के बीच था वर्सेस पर्शियन एम्पायर। इन लोग के बीच में ग्रीको पर्शियन वॉर हुआ था, बहुत लंबे टाइम तक चला था। इसके में एंड रिजल्ट क्या आया था कि ग्रीक जीत गई थी और पर्शियन एम्पायर हार गई थी। तो ग्रीको पर्शियन वॉर के बाद एक टाइम पीरियड आता है, यहाँ से लेके लगभग 30-40 साल का टाइम पीरियड आता है, जिसको गोल्डन एज बोला जाता है ग्रीक सिविलाइजेशन के लिए। इस टाइम पे आर्ट, एग्रीकल्चर, क्राफ्ट, स्क्रप्चर, डेमोक्रेसी, थिंकिंग, बहुत कुछ इवॉल्व हुई है इसी पीरियड में। इसके बाद स्टार्ट होता है फिलिपिनियन वॉर। फिलिपिनियन वॉर होता है एंशिएंट ग्रीक के अंदर, सिटी स्टेट था एथेंस और स्पार्टा। तो ग्रीको पर्शियन वॉर होता है वो एथेंस और स्पार्टा के बीच होता है, अपने ही बीच में, ठीक। तो इसके में क्या होता है? एथेंस हार जाता है। एथेंस ही मेन एरिया रहा सोक्रेटिस का, और उसके बाद प्लाटो का भी, और अलेक्जेंडर द ग्रेट, एरिस्टोटल का भी और अलेक्जेंडर द ग्रेट का भी, और ग्रीक की कैपिटल भी रही है। तो जो एथेंस रहता है वो हार जाता है। तो इसके बाद लोगों में बहुत सारे इमोशन हो जाता है कि हम क्यों हारे, उनको बुरा लगता है, इमोशन डेवलप हो जाता है, और तो उनको कोई रीज़न चाहिए रहता है कि किसके ऊपर ब्लेम डालें।
सिटी के ऊपर भी रहता है। तो जो स्पार्टा जो हार गया रहता है तो वे एक टाइम पे डेमोक्रेसी बनाता है एथेंस में उस टाइम पे। तो वही डेमोक्रेसी जो बनाता है वही डिसाइड करती है कि किसको ब्लेम किया जाए। तो सोक्रेटिस के ऊपर ब्लेम लगा था कि वो यूथ को करप्ट कर रहे हैं अपनी टीचिंग से। फिर उनका ट्रायल हुआ। फिर ट्रायल में वो वोटिंग हुआ। ट्रायल के बाद वो अपना खुद डिफेंड किए। वोटिंग के बाद 280/221 वोट से हार गए वो। तब भी बहुत लोगों को कन्विंस कर लिए थे और फिर लास्ट में उनको एक चांस दिया गया कि आप अपोलोजाइज़ कर लो, माफ़ी मांग लो, पर उन्होंने नहीं माना। द मैन डाइड फॉर हिज फिलॉसफी। तो इसीलिए बोला जाता है मैन डाइड फॉर हिज फिलॉसफी। तो वो उन्होंने हेमलॉक पीना कबूल किया कंपेयर टू माफ़ी मांगने के। तो अब अर्ली लाइफ एक एक पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। सोर्सेस अपने पास कहाँ से होंगे अपन ने डिस्कस कर लिया। वो कुछ लिखते नहीं थे तो ज़ेफनॉन एंड प्लाटो की राइटिंग में ही जो मिलता है वही सोर्सेस मिलता है। कब बर्ड्स लिए थे? 470 BC एथेंस में जब लिए थे। एथेंस कहाँ है? एंशिएंट ग्रीक के अंदर। ही वॉज नॉट फ्रॉम अ नोबल फैमिली, एक बड़े फैमिली से नहीं थे। उनके फादर क्या थे? एक स्टोन मैन थे और स्कल्पचर आर्टिस्ट थे। तो सबसे पहले जो उसके पापा करेंगे वही सोक्रेटिस करेंगे। तो वो सबसे पहले स्टोन मैन के जैसे काम किए, फिर होप्लाइट के जैसे काम किए। होप्लाइट मतलब फुट सोल्जर, जो पैदल वो भाला लेके पुराने पिक्चर में 300 वगैरह में देखते हैं ना, वैसे ही उसके जैसे काम किया। फिर टाइम देखते हैं कौन से टाइम पीरियड से बिलोंग करते थे। अपन ने अभी तक क्या देख लिया? स्पेस देख लिया, कहाँ उनका जियोपॉलिटिकल लोकेशन था। यहाँ कहीं एग्नियन मेडिटेरियन सी है, ये के ऊपर ये एग्नियन सी है। इसके सराउंडिंग में जो था ये पूरा था अपना एंशिएंट ग्रीक एम्पायर। को अपन ने स्पेस देख लिया। अब अपन देखते हैं टाइम। फिलिपिनियन वॉर अपन ने डिस्कस कर लिया कि इस टाइम पे फिलिपिनियन वॉर जस्ट ओवर हुआ था। उसके बाद गोल्डन एज आई। फिर आपका फिलिपिनियन वॉर था। पहले ग्रीको पर्शियन वॉर ओवर हुई, फिर गोल्डन एज आया, फिर फिलिपिनियन वॉर था। तो वही अपन को टाइम देखते हैं। फिलिपिनियन वॉर के टाइम पे थे एल्चिडिमियन वॉर बिटवीन एथेंस एंड स्पार्टा। अभी भी चल ही रहा था एक वॉर। जस्टिस सिस्टम, और एक पॉइंट अभी एंशिएंट ग्रीक के बारे में ये समझना बहुत जरूरी है। जस्टिस सिस्टम वहाँ पर ठीक नहीं था। किसी को भी उठा के उसके ऊपर ट्रायल कर लेते थे, उसके बाद उसको पनिश कर देते थे। तो जस्टिस सिस्टम वॉज नॉट गुड। दे परफॉर्म ट्रायल एंड गिव डेट्स एंड ट्रायल ऑफ सोक्रेटिस जो उनका जब ट्रायल हुआ था तो 280/221 वोट से वो लूज हो गए थे। पर ये नहीं, अपन को अभी ये समझना है कि वो उनका ट्रायल क्यों हुआ था, आगे देखेंगे। पहले उनका अर्ली लाइफ देख लेते हैं। तो बैटल ऑफ एग्नेसिया हुआ था, ट्रायल ऑफ 6 कॉम्बैट, ये भी रीज़न ही में देखेंगे क्यों उनको डेथ सेंटेंस दिया गया था। तो वो क्या थे? एक नेचुरल टीचर थे। वो टीचर थे, ओवरऑल एक टीचर थे। वो बस टीचिंग करना चाहते थे। तो वो ऐसी घूमते घूमते टीचिंग करते थे और लोगों को उनका जो मेथड था वो था डायलेक्टिक्स का मेथड। वो लोगों से आर्गूमेंट करते थे, उनसे क्वेश्चन पूछते थे और उसके बाद उनको काउंटर आर्गूमेंट करने को बोलते। तो काउंटर आर्गूमेंट करते थे, फिर उनका वो काउंटर आर्गूमेंट करते थे। तो लोगों को अपने आप समझ में आ जाता था कि आपकी गलती क्या है, आप कहाँ कहाँ पर लैग कर रहे हो, ये मेरे में कमी है। तो इस मेथड उस टाइम पे ऐसा मेथड और कोई नहीं करता था। तो उनके ऑटोमेटिकली बहुत सारे डिवोटी बन गए थे। तो वो बहुत इन्फ्लुएंशियल फिगर उस टाइम पे हो गया करते थे। तो उस टाइम पे वो जो जब टीचर थे तो उस टाइम पे टीचिंग कैसे हुआ करती थी एंशिएंट ग्रीक में वो समझते हैं। तो उस टाइम के जो टीचिंग थी वो बस पेड एजुकेशन हुआ करती थी, पेड टीचिंग हुआ करती थी। अभी क्या है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों एजुकेशन है। गवर्नमेंट भी एजुकेशन प्रोवाइड करता है और प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी प्रोवाइड करते हैं। पर उस टाइम पे अगर आपको पढ़ना है तो आप बस अमीर हो तभी पढ़ सकते हो, मतलब आप अपर क्लास से बिलोंग करते हो तभी पढ़ सकते हो। पूरी पेड टीचिंग होती थी। तो वो क्या पढ़ाते थे? टॉट रेटोरिक, बस रट्टा मारना सिखाते थे। सॉर्ट टू मोल्ड ओपिनियन, लोगों का मोल्ड ओपिनियन करना सिखाते थे। फेवर डेमोक्रेसी को फेवर करते थे। और सोक्रेटिस का जो मैटर, सोक्रेटिस क्या बोलते थे? फ्री
इंस्ट्रक्शन देते थे, फ्री नॉलेज प्रोवाइड करते थे, टॉट डायलेक्टिक्स, आर्गुमेंट करो, क्वेश्चन पूछो, साउथ नॉलेज। सोक्रेटिस बस नॉलेज को खोजना चाहते थे, ट्रू नॉलेज को खोजना चाहते थे। सस्पेसियस ऑफ डेमोक्रेसी, प्रिफर्ड एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी को प्रिफर करते थे। उनका ये कहना था कि गधे लोगों के रूल करने से अच्छा एक होशियार इंसान ही रूल करे। वो एकदम डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज नहीं करते थे। उनका बस ये कहना था कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, अच्छी चीज़ है, बट तब होनी चाहिए जब सब लोग एजुकेटेड हों। अनएजुकेटेड लोग अगर वोट देंगे तो एक अच्छे लीडर को वो नहीं चूज़ कर पाएंगे। तो बस वही उनका, इसलिए वो डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करते थे। अब इसके बाद डायलेक्टिक्स उनका मेथड दे दिए हैं, वो समझ ही लिखे हैं अपन। सोक्रेटिस वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंस थिंकर इन हिस्ट्री। ही encouraged his students to examine their beliefs. Socrates asked them a series of leading questions to show that people hold many contradictory opinions. This method of teaching by question and answer approach is known as Socratic method. तो वही डायलेक्टिक हो रहा है यहाँ पर। ही डिवोट हिज लाइफ टू गेनिंग सेल्फ नॉलेज। ट्रू नॉलेज क्या है आखिर? एंड वंस रोट देयर इज ओनली वन गुड नॉलेज, बस एक ही अच्छा है, अच्छाई है, और वो क्या है? नॉलेज, ज्ञान। और एक ही बुराई है, क्या है? इग्नोरेंस। ठीक, सोक्रेटिस के बारे में लगभग लोग समझ में आया, क्या क्या समझ में आया हो गया। वो नेचुरल टीचर थे, वो सबको पढ़ाते थे, फ्री इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते थे, और फिलोसफर थे, फादर ऑफ एथिक्स थे, मतलब एथिक्स को इन्वेंट कर रहे थे, कैसे आपको जीना है वो बताते थे। बहुत फॉलोइंग हो गई थी उनकी उस टाइम पे, बहुत अच्छे फिगर थे, बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। अच्छा, सोक्रेटिस को उनके कुछ स्टेटमेंट है, वो उन्होंने बोला, नॉलेज इज वर्च्यू एंड अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट फॉर द लिविंग। तो आगे अपन देखेंगे वो क्या टीच करते थे। लॉजिक प्लस रीजनिंग लोगों को सिखा रहे थे। और उन्होंने उससे पहले लोगों के उसमें थे कि आपकी क्या फिजिकल कंपोनेंट है। उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि व्हाट कंस्टिस्ट अ गुड, मतलब नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट, इट इज़ नॉट इनफ टू नो व्हाट कंसिस्ट ऑफ लाइफ, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू नो व्हाट कंसिस्ट अ गुड लाइफ। इनकी फिलोसफी में आगे देखेंगे। तो ये ओवरऑल एक पर्सनैलिटी थे, बहुत लेजेंडरी पर्सनैलिटी से सोक्रेटिस। ठीक, तो अब सोक्रेटिस का डेथ क्यों हुआ, कॉज ऑफ ट्रायल क्यों किया, वही मेन रीज़न, वही हारा था फिलिपिनियन वॉर। ठीक, तो सबसे पहला रीज़न है फिलिपिनियन वॉर का बनता है, और बैटल ऑफ ग्रेनुसा आफ्टर लूजिंग वॉर, जो एथेंस था वो एक वॉर स्पार्टा से जीता था, उसकी नेवी एक वॉर स्पार्टा से जीती थी, पर आते टाइम ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेटिस के चलते उनकी शिप डूब गई। तो वही उनका जस्टिस सिस्टम तो अच्छा था नहीं, तो बस बुलाए सबके ऊपर ऐसे ही अंधाधुंध ट्रायल किए, और कोई कुछ बोला नहीं, करने दिया उनका ट्रायल। डेथ सेंटेंस को भी हम लोग पीने के लिए बोला गया। बट सोक्रेटिस उस टाइम वहाँ पर थे और बहुत बड़े फिगर बन गए थे, तो वो उन्होंने क्या है, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया इस बात को कि ये सही नहीं है। और जब स्पार्टा जीत रहा है तो वो ये भी देखते थे कि एथेंस की फ़िलॉसफी तो है ही, बट ये देखते थे कि एथेंस में क्या क्या बुरा है और एथेंस में क्या क्या अच्छा है कि हम हार रहे हैं, आखिर उनके में क्या ऐसी अच्छा है। तो प्रेस्ट स्पार्टा पॉलिसी। अब कोई भी भाई किसी को भी बुरा लगेगा कि पॉलिसी है, और इम्पैथी करते थे। इम्पैथी मतलब नॉन रिलीजियस, किसी भी रिलीजियस नेवर पार्टिसिपेट एनी रिलीजियस एक्टिविटी। उस टाइम पे रिलीजन का बहुत डोमिनेंट हुआ करता था। हालांकि रीज़न लॉजिक भी आना स्टार्ट हुआ था, पर रिलीजन को भी बहुत लोग मानते थे। और उनका टीचिंग मेथड, वो इनक्रेज करते थे उन्हें स्टूडेंट को कि लॉजिक एंड रीजनिंग करो, क्रिटिसाइज़ करो, आस्क करो, क्वेश्चन करो। तो किसी को भी ऐसे मतलब इतना ज़्यादा वो करना, जब बस गॉड को ही माना जाता है, मतलब राजा को ही भगवान माना जाता है, उस टाइम पे आप उससे क्वेश्चन पूछोगे क्या कर रहे हो, तो ये भी एक गुस्से का कारण, मतलब हायर क्लास के लिए बन रहा था। तो और अपेयर टू बी क्रिटिक ऑफ डेमोक्रेसी। उस टाइम पे आप शासन डेमोक्रेसी चल रही है, आप उसी का क्रिटिक कर रहे हो, तो लोग तो आपको बुरा ही समझेंगे ना। तो ये सब रीज़न हुए।
कॉज ऑफ ट्रायल के। तो उनका ट्रायल हुआ, उनको बुलाया गया, वो खुद अपना ट्रायल डिफीट किए। उसके बाद वो अब खुद लोगों को कन्विंस किए, मतलब वो अपना आर्गूमेंट दिए कि मैं क्यों गलत हूँ भाई, मैं क्या बुरा किया है। तो सोक्रेटिस के ऊपर ट्रायल हुआ, तो वो हालांकि 221 लोगों को कन्विंस कर लिए और 280 लोग उनके अगेंस्ट वोट दिए, बट वो हार गए, स्लाइट वोट से हार गए। उनको एक चॉइस दिया गया कि अपोलोजाइज़ करो और पहले जैसे अपनी टीचिंग करते रहो, पर गवर्नमेंट के साथ होके। उन्होंने बोला मैं कुछ गलत किया ही नहीं हूँ तो मैं क्यों बोलूँ, और उन्होंने हेमलॉक पी लिया। वो ये दर्शाना चाहते थे कि स्टेट का कुछ भी, कैसा भी स्टेट है, स्टेट की वो बात को आपको सुनना आपका वो है, कर्म है, तो आपको करना ही, आपको स्टेट की बात सुनना ही चाहिए। और उन्होंने हेमलॉक पी लिया और वो चले गए। बहुत बुरी बात है। फिर क्या कर सकते हैं, कहानी है। अब टीचिंग देखते हैं, टीचिंग मेथड देखते हैं सोक्रेटिस का। तो अपन पहले डिस्कस किए, सोक्रेटिस डायलेक्टिक मेथड टीच करते थे। क्या करते थे वो, लॉजिक प्लस रीजनिंग। मतलब आप लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ अपना, और रीज़न ढूंढो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्वेश्चन पूछो। ये था उनका मेथड। और ये लॉजिक रीजनिंग से लोगों को डिबेट में सबसे पहले वो लागते थे। सबसे पहले लोगों से क्वेश्चन पूछते थे, क्वेश्चन आस्क करेंगे, फिर उनको डिबेट में लेके आएंगे। डिबेट में लाने के बाद फिर उनसे लॉजिक करेंगे और रीजनिंग करेंगे, फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट करेंगे। और फिर जो रह जाएगा, बहुत कुछ तो ख़त्म हो जाएगा जो फॉल्स बिलीफ है, बट जो रह जाएगा वो रहेगा ट्रू नॉलेज। ये जो आर्गुमेंट है, पहले जो फर्स्ट आर्गुमेंट है, जो अपना फर्स्ट आर्गुमेंट है, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको बोला जाएगा थीसिस। मतलब आस्किंग क्वेश्चन, फिर आप उसका जवाब दो, फिर जो आप आंसर दोगे, आंसर के बाद एंटीथेसिस है, एंटीथेसिस, काउंटर आर्गुमेंट। मतलब आपने ये बोला, आंसर दिया, इसके में ये रॉन्ग है, बट इस काउंटर आर्गुमेंट के बाद अगर आप लॉजिकल आर्गुमेंट दिए हो, जो बच जा रहा है वो है सिंथेसिस। मतलब क्या हो रहा है, फिल्टर हो रहा है, और वो जो आपको मिली वो थी रियल नॉलेज। ये पूरा मेथड है, टीचिंग मेथड सोक्रेटिस का। इसको बोला जाता है सोक्रेटिक मेथड और डायलेक्टिक मेथड। तो डायलेक्टिक, Socrates is one of the most powerful thinker in history. He encouraged his students to examine their beliefs. Socrates asked them a series of leading questions to show that people hold many contradictory opinion. हम बहुत सारे contradictory opinion रखते हैं. This method of teaching by question and answer format approach is known as Socratic method. Socratic method. His method was engage in people in debate. को डिबेट में लाना है, ये मेथड है उनका।
The objective of debate is that the other person should understand the limitation of his argument and is able to correct himself in a logical manner. जो फिर अपन समझे थे, अगर उसके में कोई कॉन्ट्रडिक्टरी ओपिनियन है, फॉल्स ओपिनियन है, तो लॉजिकल मैनर में अपने आप करेक्ट कर लेगा इंसान कोई भी. अगर मैं कुछ बात आपको बोला, आपको पता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो आप मेरे को वापस जवाब दोगे कि ये गलत है, और उसके बाद जो मुझे फिर खुद लगेगा कि नहीं यार सही में ये ऐसा तो नहीं होगा, कुछ और होगा, तो मैं अपने आप को खुद लॉजिकल मैनर में करेक्ट कर ले रहा हूँ. ये जो मेथड हुआ, ये हुआ डायलेक्टिक, सोक्रेटिक मेथड, जिसको हम बोलेंगे. उसके बाद जो सोक्रेटिस है, उन्होंने थ्योरी ऑफ नॉलेज दिया है. अल्टीमेट नॉलेज कम्स फ्रॉम नोइंग वन सेल्फ. सबसे पहले उन्होंने नॉलेज के बारे में बताया. नॉलेज समझ से पहले समझते हैं. बार बार वो नॉलेज पे बहुत जोर दे रहे हैं. तो नॉलेज क्या है? नॉलेज जो होती है टू टाइप की होती है. इल्यूजन ऑफ नॉलेज जो एक होता है, और एक जो इल्यूजन नॉलेज, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? दिस नॉलेज इज सेकेबल. क्या है? ओपिनियन और बिलीफ, जो तुरंत अपने आप को डेवलप हो जाती है बिना इसके ऊपर समझे. हम कुछ भी पढ़े, हमने एक बिलीफ जनरेट किया, वो जो है अपने इल्यूजन नॉलेज, वो रियल नॉलेज नहीं है. तो उन्होंने एक और बताया. उसके बाद क्या बताया? उन्होंने बताया कि एक होता है कॉन्सेप्चुअल नॉलेज. वो कैसे होता है? इट इज़ अनसेक्यूबल. हम सबसे पहले एक बिलीफ जनरेट किए, फिर 3-4 लोगों से बात किए, उसको बार बार फिल्टर किए. डायरेक्टली इज द प्रोसेस फ्रॉम विच ओपिनियन गेट फिल्टर. उसके बाद जो आता है, बाय दिस प्रोसेस वी गेट एबल टू गेट प्योर नॉलेज. तो फिर उसके बाद उसी ओपिनियन का जो आता है वो रियल नॉलेज हमको मिलेगा, जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और ट्रू नॉलेज कहलाएगा. ठीक, तो ये उन्होंने नॉलेज के बारे में बताया. उनके उसके बाद सोक्रेटिस ने अपना पूरा लाइफ डिवोट कर दिया क्या? अल्टीमेट नॉलेज को पाने में. कम्स फ्रॉम विद इन योर वन सेल्फ और योर सेल्फ. मतलब उन्होंने क्या बोला, आगे जाके उन्होंने बोला है कि उनका मैटर समझ के इंगेज इन डायलेक्टिक्स, डिबेट में इंगेज करना था. उसके बाद नॉलेज अपन समझ गए कि वो नॉलेज का बात करते थे, तो रियल में नॉलेज क्या है उनके हिसाब से. उसके बाद अपन देखेंगे, ये जो बोलते थे, ये बोलते थे कि आपके सोल के पास सब आंसर है, तो आप क्वेश्चन पूछो, अपने आप से पूछो. वैसे बाकी फिर काउंटर आर्गूमेंट करके बताते भी थे, लेकिन पहले एक टाइम पीरियड देते थे कि आप अपने आप में सोच के आओ कि आपको क्या लगता है इसके बारे में, अपने में ही क्लियर करो. तो अपन ने टीचिंग मेथड उनका समझ लिया कि ऐसे वो टीच करते थे. नॉलेज समझ लिया. उसके बाद फिलॉसफी उनका देखते हैं. ये समझ गया कि वो लॉजिक और रीजनिंग पे बहुत ज़्यादा देते थे ध्यान, और अपन ने नॉलेज, उनके हिसाब से नॉलेज क्या थी वो भी समझ लिया. तो उनका जो फिलॉसफी था वो वही था. क्या था? थ्योरी ऑफ नॉलेज. थ्योरी ऑफ नॉलेज क्या क्या था? दो टाइप का था. एक इल्यूजन ऑफ नॉलेज है और एक रियल नॉलेज है. रियल नॉलेज कैसे आपको मिलता है? डायलेक्टिक्स के थ्रू, फिल्ट्रेशन के बाद रियल नॉलेज आपको मिलेगा. और रियल नॉलेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वो सेकेबल नहीं होता है, अनसेकेबल होता है, स्टेबल होता है. तो सोक्रेटिस का क्या था? मेन था थ्योरी ऑफ नॉलेज. उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था. उन्होंने उस थ्योरी ऑफ नॉलेज के लिए क्या बोला था कि आपको द ऑब्जेक्टिव लाइज टू लीड गुड लाइफ. हमको हमारे ज़िंदगी का क्या वो होना चाहिए कि हम गुड लाइफ, हमारी ज़िंदगी का एम होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि हम अच्छी लाइफ जिए. तो ऑब्जेक्टिव लाइज टू लिव गुड लाइफ. अब अपन को कैसे समझ में आएगा कि गुड लाइफ क्या होगा? तो गुड लाइफ क्या होगा? द नॉलेज ऑफ गुड लाइफ. सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि गुड लाइफ क्या होता है. हाउ टू गेन नॉलेज? द सोर्स इज अल्टीमेट, द सोर्स ऑफ अल्टीमेट नॉलेज इज विद इन आवर सेल्फ. हमारे अंदर ही सोर्स है अल्टीमेट नॉलेज का. कैसे है? सोल इज अल्टीमेट गाइड. आप अपने में बैठो, आपका सोल जो है वो आपको गाइड करेगा. द सोल कैन रिजॉल्व द डिलेमा. दो राहें जो भी आपके मन में आ जाएंगी, आपका जो सोल है वो उसको रिजॉल्व कर देगा. और इसके लिए दूसरा वो पॉइंट दिए थे, मेथोलॉजी ऑफ डायलेक्ट.
सोल तो कर ही देगा आपको डिज़ोल्व, आपको सब समझ में आ जाएगा, लेकिन उन्होंने एक अलग भी मेथड दिया था कि मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स भी करो, मतलब लॉजिकल रीजनिंग लगाओ, डिबेट करो, फिल्ट्रेशन करो, रियल नॉलेज पाओ। सोल तो बता ही देगा, लेकिन जब तक एक जो फ्रेम, एक परत जो आपकी लगी हुई है ओपिनियन फॉल्स बिलीव की, वो कैसे दूर होगी? वो दूर होगी मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स के थ्रू। डिबेट करो, फिल्टर करो, रियल नॉलेज मिलेगा आपको। फिलॉसफी यही थी उनकी। अब इसी के रिगार्डिंग उन्होंने 2-3 स्टेटमेंट बोले हैं। पहला है नॉलेज इज वर्च्यू। नॉलेज क्या है? वही वर्च्यू, वही सब कुछ है। अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ द लिविंग, मतलब अगर आपने अपनी लाइफ को नहीं समझा है तो आपके जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ नॉट इनफ टू नो व्हाट कंसिस्ट ऑफ लाइफ, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट व्हाट कंसिस्ट ऑफ गुड लाइफ। हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या गुड लाइफ को कंसिस्ट करता है, ये जानना नहीं कि क्या लाइफ को कंसिस्ट करता है। उसके बाद एसेंस ऑफ सोक्रेटिस एंड हिज थॉट। एसेंस क्या है? पर्पस ऑफ लाइफ, नॉलेज ऑफ गुड लाइफ, और हाउ टू ऑट टू लिव, मतलब पर्पस क्या होना चाहिए ज़िंदगी का, सही ज़िंदगी क्या है आखिर, उसके बाद कैसे सही ज़िंदगी जीना है। ये पूरा मेथड है, एसेंस है सोक्रेटिस के सिखाने का। दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज शुभम पांडे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like, share and press the bell icon and subscribe me also.